नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं, जो कि भाजपा से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज राजनीति की बात नहीं होगी और आपसे एक सवाल और एक बात जरूर मेरे भी मन में है जो मैं कहना चाहती हूँ। वीडियो बहुत देखते हैं आप आजकल, घर बैठ करके शेयर भी करते हैं, कई बार शेयर नहीं भी करते, लेकिन ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति की आप बीती है जिसने कोरोना को झेला है, परिवार ने झेला और सहायता के नाम पर कुछ नहीं। आप लोग भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। आइए सुनते हैं। पहले चर्चा करने से पहले सर, भारत टीवी की तरफ से आपको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप इस दौर से निकले हैं, आपका परिवार निकला है, आप स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी और जनता की सेवा के लिए सामने आए। कहीं ना कहीं ये दुआओं का असर है। क्या कहेंगे सर? कविता जी, मैं आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से जनता के सामने जो आप बीती कहिए या जो हमारे साथ घटना घटी है और जो हमने इस बीच में कोरोना का दंश झेला है, उसको मैं बताना चाहता हूं। और ये बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि और जनता इससे समझे और उसका लाभ ले और अपने आप जो व्यवस्था बनानी है उसको बनाए। 11 से 14 तारीख के बीच में कार्यक्रमों के दौरान मुझे, मेरी पत्नी श्रीमती इंदिरा झा जी को कोरोना के संक्रमण की परेशानी शुरू हुई। बुखार आया, तेज़ बुखार आने के साथ साथ हम लोगों ने रैंडम करवाया। रैंडम करवाने के बाद वो नेगेटिव आया, तो हम लोगों ने सोचा वायरल है। वायरल जब 2 दिन 3 दिन ठीक नहीं हुआ, फिर हाई फीवर रहा, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ है। तो फिर हमने RT-PCR करवाया। RT-PCR करवाने के बाद में ऐसा महसूस हुआ, अभी तक उसकी रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं आई, हम तो ठीक भी हो गए जी, रिपोर्ट ही नहीं आई। लेकिन उसके जो लक्षण थे उस हिसाब से हमने काम शुरू किया। और उसके बाद एक बार किसी डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपको कोई मतलब वहाँ के जो हेल्पलाइन सेंटर है उनका फ़ोन आया कि आपको क्या क्या हेल्प की ज़रूरत है, आप कोरोना पॉजिटिव हैं। हम तभी मुझे पता लगा कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं। और उसके बाद उन्होंने इसके बाद ना तो उनका आज तक फ़ोन आया कि क्या हेल्प चाहिए, क्या करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब तो मुझे कल 14 दिन भी व्यतीत हो गए और हम लोग आज क्षेत्र में जनता के काम के लिए निकले हुए हैं जी। तो मेरा यही कहना है कि जो भी परेशानियां थी, जो डेंजर जोन था, हम लोगों का बीत गया और हम लोग जनता की सेवा और आशीर्वाद से, आप लोगों का प्यार मोहब्बत और भगवान के कृपा से हम लोग ये बाहर निकले। लेकिन जो कुछ हमने देखा वो मैं जनता के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई बंधुओं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार यहाँ टोटली फेल है। दिल्ली की सरकार एकदम फेल है। वो कुछ भी नहीं कर रही, ना तो वो आपको कोई सहायता दे रही है, ना ऑक्सीजन दे रही है, ना कोई दवाई दे रही है। हमें जो कुछ भी करना है अपने बल पे करना है, अपने साथियों भाइयों के साथ मिल के करना है। एक तो सब अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए, परिवार में मिलजुल के रहिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, सहयोग अड़ोसी पड़ोसी का कीजिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो केवल हवा से नहीं फैल रही, ये आपके आपस में बातचीत करने से, उनकी छींक से, उनकी खांसी से फैलती है। तो डबल मास्क लगा कर रहिए, लेकिन हेल्प ज़रूर कीजिए, पता नहीं किसको कब कोई ज़रूरत पड़ जाए। विजय जी, अभी आपने चर्चा की और आपने बताया कि आपने जब रैंडमली टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट आज तक 14 दिन बाद भी नहीं मिली। 14 दिन बीच की तो रिपोर्ट आई। अच्छा, रैंडम की रिपोर्ट आई, वो नेगेटिव आई। उसी पे हमें लगा कि शायद ये वायरल हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो हमने RT-PCR करवाया उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। बीच में एक डॉक्टर ने मुझे संपर्क किया कि आपकी तबीयत कैसी है। मैंने उसको सारी बात बताई। उस समय मेरा फीवर बहुत हाई चल रहा था, तो उसको बताई और उनको हमने कहा कि मुझे दवाइयाँ चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे क्या कहते हैं वो ऑक्सीमीटर चाहिए। उन्होंने कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं प्रदान की और उसके बाद तो फ़ोन भी आना बंद हो गया। यानी कि विजय जी, अगर आप जैसे कि मुझे बता रहे हैं, आपका हालांकि बात करते करते भी सांस फूल रहा है, क्योंकि वो कमजोरी जो है वो बहुत समय तक निकल पाती है। ऐसे में आपने बताया कि दोबारा ना तो फोन आया, ना ही कोई सुविधा, मेडिकल सुविधा आप तक पहुंच पाई, जबकि आप जब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपका परिवार है तो आपके संपर्क बहुत अच्छे लोगों से भी हो जाते हैं, तो एक आम आदमी तक तो वो सुविधा शायद पहुंच ही नहीं रही होगी। बिल्कुल, एक बार मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार कोरोना को रोकने के लिए और जो होम आइसोलेशन इन्होंने अपील की हुई है बिल्कुल फेल है। होम आइसोलेशन का मतलब तो कम से कम ये तो होना चाहिए, जो व्यक्ति आपकी बातों को मान करके
होम आइसोलेशन चल रहा है, उसको बाहर से उसका सारा संपर्क टूटा हुआ है, उसको सुविधा मिले। ना आप ऑक्सीमीटर दे पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पर ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, ना ज़रूरत दवाइयाँ दे पा रहे हैं, उसके लिए अड़ोसी पड़ोसी या उसको बाहर निकलना पड़ रहा है। फिर ये भी चर्चा आती है कि भाई वो कोरोना से पीड़ित आदमी बाहर क्यों निकल रहा है, तो ये तो एक मजबूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विश्वव्यापी परेशानी में और जो एक राष्ट्रव्यापी बीमारी है जो कि घर घर को ग्रसित कर चुकी है, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार एकदम ही फेल है, कुछ भी करने के लायक नहीं है। आप देख ही रही हैं हॉस्पिटल के अंदर ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना दवाई है, तो घर पे कहाँ से दे पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी जो भाईचारा है उसको मजबूत रखिए, उसमें मिलजुल के काम कीजिए, तभी हम लोग बच पाएंगे। मेरा परिवार जो था, हम लोग परिवार में 4 व्यक्ति हैं और एक मेरा छोटा पोता है छोटा पोता है। हम 4 के 4 क्वारंटाइन हो गए और पॉजिटिव हो गए। हम लोगों ने कईयों से अपील की, व्यक्तिगत अपील की, जो कि बहुत ही नज़दीकी लोग थे, उन लोगों से अपील की कि भाई हमें ये चाहिए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के वो व्यक्ति मुझे दवाई ज़रूर पहुंचा दिया करता था, लेकिन आज तक दोबारा किसी का वापस फ़ोन भी नहीं आया कि आपकी हालत क्या है। तो स्थिति यहाँ तक भयंकर है। मैं यही नहीं कहूँगा, मैं राजनीति की नहीं कहूँगा, सामाजिक भी हमारा पतन हो चुका है। मैं यहाँ तक कहूँगा, मैं सामाजिक पतन की भी बात करूँगा कि हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में खड़े नहीं हो रहे, जबकि कहावत ये है कि सुख में तो बुलाए पे जाएं और दुख में साथ खड़े होने के लिए जाएं। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ की भी है, सामाजिक समस्या भी आ रही है, तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। हमारी जो संगठनात्मक सोच है, जो सबको मिला के चलने वाली बात, कहीं ना कहीं टूट रही है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। सर, लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम लोग भी एज अ मीडिया पर्सन अगर किसी की राजी खुशी के लिए फ़ोन भी करें तो लोगों को ये लगता है शायद कोई हेल्प ना मांगे। जरूर ऐसा होता होगा आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कई भाइयों ने तो आज तक फ़ोन का जवाब ही नहीं दिया, और कईयों ने जवाब दिया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं हेल्पलेस हूँ, जबकि कोई बड़ी बात नहीं थी। दवाई लेके पहुँचाने वाली बड़ी बात नहीं है, या कोई ऑक्सीमीटर लेके पहुंचाने वाली बात नहीं है, जबकि पेमेंट करने के लिए मैं तैयार था, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे हम, और मैं नहीं चाहता था कि मैं बाहर निकलूं और मेरे संपर्क में कोई आके कोरोना पॉजिटिव हो जाए। इसीलिए मैं उनको फ़ोन करके बोलता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हेल्प की, मदद की, सिर्फ वही एक साथ रहा। इस समय तो मैं यही कहूँगा कविता जी कि ऊपर वाले की दया, आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और जो हमारी सेवा है, उससे ही हम लोग बाहर निकल के आए हैं। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं बचा था। एक बार तो हम लोग सिंक कर गए थे, पूरी तरह पूरा परिवार सिंक कर गया था। सर, लोग, ये आपने बिल्कुल बात सही कही, मनोबल इतना टूट जाता है कि लगता है शायद ये पल हमारा अंतिम पल होगा और अब हम इससे कैसे शायद निकल ही नहीं पाएंगे। उन लोगों को आज आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे साथ तो घटित हुई है घटना। हम लोग तो थे ही, मेरा बेटा जो 35 साल का है वो तड़प रहा था। मैंने हेल्प मांगी अपने साथी से, और बहुत नज़दीकी साथी, उन लोगों ने मतलब दोबारा करके फ़ोन नहीं किया। मुझे तकलीफ़ होती है मुझे, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग बाहर निकल आए। मैं जनता से यही अपील करूँगा, भाइयों, अब देखिए, ये कोरोना का समय बीता नहीं है, ये चलने वाला है। अपने घर में ऑक्सीमीटर ज़रूर मंगा के रख लीजिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर एक छोटा सा ज़रूर रखिए, घर में पैरासीटामोल ज़रूर रखिए, सुबह शाम काढ़ा ज़रूर पीजिए, गर्म पानी पीजिए, बाहर से आइए तो नहा धो के परिवार में बैठिए, यही हमें बचा सकती है। लेकिन और कोई, केवल भगवान, इसके अलावा भगवान बचा सकता है, अलावा कोई नहीं बचा सकता। सर, 2 शब्दों में ये ज़रूर पूछूंगी कि लोगों को मदद तो मिल नहीं पा रही, क्या लगता है कि आने वाले समय में आदमी को खुद अपने लिए ही भागदौड़ करनी पड़ेगी? देखिए, जो सरकार का काम था, जो केंद्र सरकार का काम था, अपील करना, व्यवस्था बनाना, मोदी जी का काम था, अमित जी का काम था, वो कर चुके हैं, व्यवस्था बना चुके हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो तरीका होता है, जिस सरकार का काम होता है, जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो टोटली फेल है। तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा? व्यक्ति को अपनी स्थिति को खुद ही संभालना पड़ेगा, अपने परिवार को अपना ही संभालना पड़ेगा, अपने मनोबल को बढ़ा के काम करना पड़ेगा। आज
सीमापुरी के अंदर एक शमशान घाट है। स्थिति को देख के आंखों से आंसू आते हैं। मैं भी उसी में गया था। मैंने देखा पहले सिर्फ 5 थड़े थे जिस पे 10 सात संस्कार होते थे। श्रीमती इंदिरा झा जी के आने के बाद में वो 26 हुए। 26 के बाद में 70 शवदाह स्थान और बने। नहीं तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि शवदाह गृह से बाहर सबको जलाने की व्यवस्था करनी पड़ती। तो वो हमारे पास जो था कच्ची जगह थी, वहाँ 70 और बना करके लगभग सभी जगह कच्चे पक्के जगह को मिला करके लगभग 125 से 150 शवों का रोज शवदाह होता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। ऐसी परिस्थिति के अंदर सरकार तो फेल है ही, हमें आपसी सामंजस्य बना करके, सामाजिकता समरसता बना करके काम करना होगा, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। सर, आपने चलते चलते ये ज़रूर पूछूंगी, जो दवाइयाँ आपने ली या फिर प्रिकॉशंस आपने लिए घर के अंदर, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो अभी घर के अंदर हैं? और मैं जो घर के अंदर आइसोलेशन है, मेरी उनसे विनती है, सबसे सुबह सुबह उठ करके वो थोड़ा सा गर्म पानी ले करके, नींबू के साथ गर्म पानी ले, जो हमने की है वो मैं बता रहा हूँ। गर्म पानी में नींबू डाल करके पिएं। फिर थोड़ी देर के बाद में अपने एक्सरसाइज करें, जो सांस से संबंधित एक्सरसाइज हैं उसको करें। फिर उसके बाद अपने काढ़ा वगैरह या चाय जो भी लेते हैं, चीनी की मात्रा कम रखें और वो लें। उसके बाद अपना नाश्ता करें, भरपूर प्रोटीन युक्त नाश्ता करें, स्वादिष्ट युक्त नाश्ता करें, लेकिन ऐसी चीज़ें ना करें जो पचने में परेशानी हो। उसके बाद आप जो दोपहर का लंच लेते हैं, अपना पूरा लंच लीजिए, अच्छे से लंच लीजिए, आराम कीजिए और 7-8 घंटे का नींद रात को ज़रूर लीजिए। जल्दी सोने की आदत डालिए और जल्दी उठिए। और साथ ही साथ कोरोना मतलब डिस्टेंस ज़रूर परिवार में मेंटेन कीजिए। हमारे साथ तो ये रहा कि पहले हमारी पार्षदा इंदिरा झा जी को हुआ, फिर हमारे बेटे को हो गया, फिर मुझे हो गया, फिर बहू को हो गया। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र रहा कि मेरा 2 साल का पोता इन चीज़ों से अछूता रहा। मैं भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र मनाता हूँ, समझे ना। तो इन चीज़ों से, और फिर उसके बाद डॉक्टर की भी सलाह लीजिए। ऐसा नहीं, डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। हमने भी डॉक्टरों की सलाह ली ऑनलाइन से, अच्छे डॉक्टरों की सलाह ली। उन्होंने जो हमें बताया, कुछ दवाइयाँ लिखी। हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, बीमारियां अलग होती हैं, इसीलिए मैं उन दवाइयों का नाम नहीं कहूँगा क्योंकि हो सकता है उनको सूट ना करे। लेकिन डॉक्टरों से, एक अच्छे डॉक्टरों से, और ख़ासकर जो कोरोना में काम कर रहे हैं उनसे ज़रूर सलाह लें। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन भी लोग भेज रहे हैं, मैं देखता हूँ उसमें कोई दवाई नहीं होती और उनसे मोटी मोटी फीस वसूल हो रही है। ऐसा भी हो रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। अपनी सतर्कता बहुत ज़रूरी है इस समय, और मनोबल सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। देखिए, इस आज के इंटरव्यू में आपने 2 चीज़ें तो ज़रूर समझी कि एक तो जो टेस्ट होता है उस पर आप पूरा आंख बंद करके विश्वास ना करें, टेस्ट दोबारा भी कराएं। कई बार टेस्ट जो है या तो रिपोर्ट नहीं आ पाती है, जैसे कि इनके साथ हुआ कि रिपोर्ट पहली आई नेगेटिव आई, उसके बाद जो रैंडम इन्होंने रिपोर्ट कराई और उसके बाद जो रिपोर्ट कराई उसमें ये पॉजिटिव आई, लेकिन वो सरकार के द्वारा नहीं भेजी गई। इन्होंने किसी तरीके से अपने तरीके से इन्होंने पता करी और रिपोर्ट का पता चल पाया घर के बारे में कि सभी को कोरोना धीरे धीरे हो गया है, चपेट में आ गए हैं। ऐसे में दूसरी चीज़ इन्होंने कही है जो कि आप सबके अपने अपने कहा जाए, बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, बॉडी की चीज़ें अलग अलग होती हैं। कोई पैरासीटामोल खा करके ठीक होता है, कोई क्रोसिन खाता है, कोई अलग अलग बेसिकली। तो आप अपने ऑनलाइन जितने भी डॉक्टर सलाह है वो आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, तभी आप आगे की यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो आजकल फ़ोटोज़ आ रही हैं या दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उनको आप ना फॉलो करें, पहले आप सलाह लें, है ना सर? बिल्कुल। देखिए, हर एक का बॉडी का जो रख रखाव है, बॉडी का जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, स्टेमिना अलग है, सबका अलग अलग है। इसीलिए हम एक ही चीज़ की, एक ही दवाइयों से सभी का इलाज नहीं कर सकते। किसी को ब्लड शुगर है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ भी नहीं है। तो हर एक जगह अलग अलग दवाइयाँ होगी। हम केवल किसी से प्रिस्क्रिप्शन मंगा के ही ना देखें, बल्कि ऑनलाइन डॉक्टर से संपर्क करें। और ख़ासकर मैं उन लोगों से कहूँगा जो कोरोना के इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, और जो एक्सपीरियंस, क्योंकि अब ये 2 साल से हमारे यहाँ बीमारी है तो डॉक्टरों को एक्सपीरियंस भी है।
तो उनसे ही सलाह लेके अपनी इलाज करें। मेरा यही अपील है, यही मेरी प्रार्थना है। देखिए, आज का आपने इंटरव्यू देखा, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। हाँ, एक शिकायत तो ज़रूर रहेगी, क्योंकि हमने नेता को चुना होता है, हम वोट देते हैं और ये कह देते हैं कि अब आप हमारे देश के, हमारी सिटी के सर्वे सर्वा हैं, अब आप ही को फैसला लेना है जब विपत्ति की घड़ी आएगी। ऐसे में आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि राजनीतिक तौर पर शायद मदद मिले या ना मिले, जैसा कि सर ने बताया कि आपको अपने आप का मनोबल बहुत अच्छा रखना है, घर परिवार में खुश रहना है, खाने पीने की पूरे ध्यान रखना है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि औरों का मनोबल भी बढ़े। और शिकायत तो रहेगी हमारे सीएम साहब से। आप ध्यान रखिए हमारी दिल्ली का, भारत का दिल है दिल्ली, और ऐसे ही आप कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत परेशान हैं दिल्ली वाले, कुछ लोग रो रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं, बिल्कुल आंसू से रो रहे हैं दिल्ली वाले कि ये क्या हो गया हमारे साथ में। आंसू से रो रहे हैं, आंसू आते हैं हमारे तो। सर खुद भावुक हो गए हैं, क्योंकि देखिए 35 साल का जवान बच्चा घर में जब बीमार हो जाता है और 2 साल का पोता जब बीमार, देखा जाए पूरा परिवार बीमार है, और उसकी चिंता पल पल लगती है कि ये ठीक तो है, इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, ये खांस तो नहीं रहा, इसका जुकाम तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हम अपने घर में भी महसूस करते हैं। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि हम ये देखते हैं कि वो लोग ठीक है ना, पल पल उनकी चिंता रहती है। आप भी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे। भारत टीवी आपसे अपील करता है, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, सबसे ज़रूरी आपका जीवन है, आप ध्यान रखें।